एक सुबह जो भारत की सुरक्षा इतिहास में कभी नहीं भूली जाएगी। 6 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा, जहां वीर जवानों ने आखिरी सांस तक लड़ाई की और शहीद हुए। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और उन घटनाओं की जिन्हें हमारी सुरक्षा नीति और हमारी सोच बदल सकी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह की पहली किरण बस्तर के घने जंगलों पर धीरे धीरे उतर रही थी। पत्तों की सरसराहट कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को अंदेशा नहीं था कि इन हरी भरी छावों के बीच एक खतरनाक जाल बुन रहा था। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ें पुरानी है। 1960 के दशक से ये खड़ा है। इसका आरंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी से हुआ। पहले तो ये आंदोलन जमींदार के खिलाफ, जो गरीब किसान और आदिवासी जमीन के अधिकारों और सामाजिक अन्याय के कारण थे। यह असंतोष धीरे धीरे संगठित सशस्त्र आंदोलन में बदल गया और एक हिस्से ने माओवादी विचारधारा अपना ली। उनका मूल मोटो क्या था, किस बात के लिए वे लड़ रहे थे? कुछ के लिए यह जमीन और न्याय की लड़ाई थी, पर समय के साथ हिंसा और हथियारबंद रणनीति इस आंदोलन में का हिस्सा बन गई। नक्सलियों ने यह रणनीति अपनाई कि वे उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे जहां प्रशासन दुर्बल था, जहां गरीबी ज्यादा थी और जहां जंगलों ने छिपने और चलन करने के लिए सुरक्षित रास्ते दिए। जंगल में रहने वाले सीधे साड़े लोग नक्सलियों की जाल में फंसते गए। उन्हें समझाया गया कि सरकार उनसे उनका जमीन छीन रहे हैं। इस तरह उनका आंदोलन एक शास्त्र संगठन में बदल गए। लोग इस आंदोलन में जुड़ते गए और यह और भी मजबूत होता गया। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और बस्तर का इलाका घने जंगलों, संकरी घाटियों और कठिन भूगोल का था। यह नक्सलियों के लिए वरदान जैसा था। यहां छोटे छोटे हथियारबंद दल बनने लगे। वे स्थानीय लोगों में या तो भय फैलाते थे या सहयोग जुटाते थे और सुरक्षा बलों के साथ खुलेआम मुठभेड़ से बचते हुए घात लगाकर हमला करते थे। उनका रणनीतिक लक्ष्य था सुरक्षा बलों को असहज कर देना, सरकारी कामों में बाधा डालना, उनके मार्गों को नियंत्रित करना और प्रशासन का प्रभाव कम कर देना। गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ा, उन्हें हथियार दिया, लेकिन नक्सली शरीफ एक विचारधारा नहीं, एक शास्त्रीय सेना बन गया। उनकी रणनीति बहुत सरल पर प्रभावित थी। जंगलों में चुपके हमला करना, आईईडी ब्लास्ट करना, सरकारी कामों में बाधा डालना, पुलिस और सुरक्षा बलों की जवान पर हमला करना। इस तरह उन्होंने पूरे दंतेवाड़ा जिले में अपना पकड़ बना ली। समय के साथ जब इन हमलों का दायरा बढ़ा और नागरिकों सैनिकों पर हमले आम हुए, तो सरकार ने जवाबी रणनीतियां बनाई। उसी पृष्ठभूमि में 2009-10 के आसपास केंद्र सरकार और राज्यों ने सुरक्षा अभियान तेज किया। सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ की जवानों से स्पेशल यूनिट बनाई और नक्सलवाद को खत्म करने का ठन ली। एक बड़ा नाम जिसे मीडिया और अधिकारियों ने जोड़ा, वह था ऑपरेशन ग्रीन हंट। यह ऑपरेशन उन नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई थी। इसका मकसद था नक्सलियों के साठ सपाटे तोड़ना, उनका छिपने का तंत्र कमजोर करना और इलाके में कानून व्यवस्था बहाल करना। ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत सुरक्षा बलों ने हिंसक समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान चलाए। लक्ष्य था कि नक्सलियों की कमान संरचना पर दबाव बनाया जाए, हथियारों का नेटवर्क पकड़ा जाए और वहां के नागरिकों को सुरक्षा दी जाए ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें। पर इस ऑपरेशन के साथ कई जटिलताएं भी जुड़ी रही। स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं था। सशस्त्र संघर्ष के सवाल, मानवीय लागत और विकासात्मक चुनौतियां बहुत गंभीर थीं। पर सबसे बड़ा समस्या यह थी, सुरक्षा बलों को इस इलाके की भूगोल और संस्कृति अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। न उन्हें जंगल का रहन सहन अच्छी थी, न आदिवासियों की भाषा। दूसरी ओर नक्सली उन्हीं जंगल के थे, उन्हें हर पकड़ंदी और हर दर्रे की जानकारी थी। यही वजह थी कि कई बार जवान नक्सली की जल में फंस जाते थे और यही वजह थी सरकार की ऑपरेशन ग्रीन हंट
इसमें हजारों जवान को दंतेवाड़ा की जंगल में तैनात किया गया। इसी ऑपरेशन का हिस्सा था सीआरपीएफ के 63वीं बटालियन, जिसको बाद में दंतेवाड़ा हमले के सामना करना पड़ा। काम था गांवों को सुरक्षा देना और नक्सलियों की गतिविधियों को रोकना, ताकि आम लोग सुरक्षित महसूस करें, और नक्सलियों के हथियार जब्ता करना, जिससे नक्सली गतिविधियों में रोक लगाया है। पर यह काम इतना आसान नहीं था। जवानों को कई कई दिन जंगलों में रहना पड़ता। नक्सली रास्तों में आईडी या मैने लगा देता। स्थानीय लोग कई बार डर या दबाव में नक्सलियों के साथ देते। इंटेलिजेंस इनपुट बहुत कमजोर थी। इनके बाबूजी जवान हर दिन ऑपरेशन में निकल पड़ते, क्योंकि उनका कर्तव्य है देश की रक्षा करना। 2010 आते आते नक्सली और सुरक्षा बलों का बीच संघर्ष बहुत तीव्र हो चुका। तब नक्सलियों का डर था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट अगर सफल हुआ तो उनका नेटवर्क कमजोर हो गएगा। इसलिए उन्होंने यह तय की कि एक बड़ा हमला किया जाए कि सरकार और सुरक्षा बलों को गहरा झटका लगे। योजना बनने लगी। जगह चुनी गई दंतेवाड़ा का घने जंगल। यहां नक्सली आसानी से छुप सकते थे और बाहर से आने वाले किसी को भी फंसा सकते थे। महीनों से नक्सली तैयारी में लगे थे। गांव के लोगों को पहले से हटाया गया था। जवान अपना रोज के ऑपरेशन में बिजी थे, पर नक्सली अपना तैयारी में जुट थे। 6 अप्रैल 2010 की सुबह आई। सीआरपीएफ की 63वीं बटालियन के जवानी को निकल था। जानकारी मिलती के पास के जंगल में नक्सलियों का हलचल। ऑपरेशन का उद्देश्य था नक्सली कैंप पर अटैक करना और उनको न्यूट्रल करना। आदेश साफ थी, सुबह ऑपरेशन हथियार और गोला बारूद कैरी करना। जवान जानते थे यह इलाका बहुत दुर्गम है। सुबह सुबह जवान तैयार हो गए, निकल पड़े। घने जंगल और खतरा हर ओर से। जवान एक दूसरे के पीछे संभाल कर चल रहे थे और दूसरे तरफ माओवादी ओवो की महीने भर की तैयारी। गांव वालों को पहले ही हटाया गया था। पगडंडियों में इन्फिल्ट्रेशन को पानी में लगाया और उनकी चट्टानों में छुपे हुए थे। सुबह सुबह करीब 200 जवान निकल पड़े। पहाड़ी और ऊबर खबर रास्ता, घने जंगल, हर कोई अलर्ट, क्योंकि वो जानते थे खतरा कभी भी आ सकता था। इसी बीच दूर पेड़ में बैठे नक्सली दूरबीन से सीआरपीएफ के मूवमेंट देख रहे थे। उनके पास वायरलेस थे संदेश, एक दूसरे को भेज रहे थे। फोर्स आ रहा है, तैयार हो जाओ। चिंतलनार के पास सब कुछ बदल गया। सुबह लगभग 6:30 बजे जमीन हिलाते हुए एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक आईईडी फटा और जवान धराशायी हो गए। ठीक उसी समय ऊंचाई पर छिपे दर्जनों सैकड़ों नक्सली एक साथ टूट पड़े। गोलियां आई, हर तरफ से फायरिंग हुई। जवान खुले इलाके में फंस गए। उनके पास पर्याप्त कवर नहीं था, ना ही वापस जाने का आसान रास्ता। 3 घंटे तक जंगल गर्जन करता रहा। यह मुकाबला 3 घंटे तक चला। नक्सलियों की संख्या बड़ी बताई गई। कुछ रिपोर्ट्स में 800 से 1000 तक का आंकड़ा भी आया। उन्हें इलाके का पूरा ज्ञान था। रास्ते, ऊंचाई, छुपने के स्थान और गांवों की पृष्ठभूमि, सब उनके पक्ष में था। उनकी रणनीति साफ साफ थी। जवानों को जाल में फंसाना, उनका मार्ग काटना और तेजी से दबाव बनाए रखना। और तब उस जंग का बुरा अंजाम निकला। 56 जवान शहीद हुए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। उनके परिवारों पर गहरा सदमा आया। जवानों की वर्दियां, रेडियो और हथियार नक्सलियों ने छीन लिए और जंगल में गायब हो गए। जब मदद पहुंची और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां जो नजारा था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बारूद की गंध, धरती पर बिखरे सामान और खामोशी जो चीखती हुई लगती थी। जांच ने बाद में बताया कि यह हमला सुनियोजित था। नक्सल कमान ने जवानों के रूट का अध्ययन किया था, निकास मार्गों का ध्यान रखा था और सही समय पर धावा बोला था। वहीं रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि सुरक्षा तंत्र को इलाके की गहरी जानकारी नहीं थी। थर्मल और सैटेलाइट सहयोग सीमित था और योजना में कई कमजोरियां थीं। ऑपरेशन ग्रीन हंट के संदर्भ में भी यह घटना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। सरकार और सुरक्षा बलों ने सोचा, क्या नीतियां बदलनी होंगी
क्या इंटेलिजेंस और सामरिक तैयारियां और बेहतर करनी होंगी? और सबसे जरूरी बात, कैसे स्थानीय जनता का भरोसा वापस पाया जाए ताकि वे नक्सलियों की जगह कानून का साथ दें? देश भर में शोक था, स्तब्ध थी, राजनीतिक बहसें तेज हुईं और मीडिया ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता के रूप में उठाया। पर इसके साथ ही एक सवाल और भी उठा, केवल सशस्त्र कार्रवाई क्या पर्याप्त है? क्या विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान अधिकारों पर काम किए बिना स्थायी शांति लाना संभव है? यह वही सवाल है जिनके बीच ऑपरेशन ग्रीन हंट और सुरक्षा नीति चला करती रही। दंतेवाड़ा की यह घटना हमें यह भी बताती है कि नक्सल समस्या केवल हथियारों की नहीं है, यह गरीबी, भूमिहीनता, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक उपेक्षा का परिणाम भी है। जब लोग अपने अधिकारों से वंचित हों और उन्हें न्याय की उम्मीद न दिखे तो हिंसा जनित होने के लिए छूट देती है। इसीलिए सुरक्षा की लड़ाई के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार भी उतने ही जरूरी है। आज भी दंतेवाड़ा की वक्त की गूंज सुनाई देती है, उन जवानों की शहादत, उन परिवारों का दर्द और उन सवालों का बोझ जो हमारी नीतियों पर पड़े हैं। सब कुछ याद दिलाते हैं कि शांति हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन यही जिजीविषा है कि हम सीखें कि सुरक्षा सिर्फ इकाइयों और अभियानों से नहीं आती, वह आती है विश्वास से, विकास से और न्याय से। ये थे हमारे वीर जवान, उनकी शहादत हमें हमेशा याद रहेगी। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब देश के कुछ हिस्सों में लोग असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करते हैं तो वहां के हालात का सामना करने के लिए हमें बहुआयामी कदम उठाने होंगे। बल की विकास, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से। ये थे हमारे वीर जवान, जिनकी वीरता और शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। 7 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा, एक दिन जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। हम उनके साहस को सलाम करते हैं। अगर आपको यह कहानी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।